रूपा बड़ी देर से बस के आने का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद जब बस आई तो रूपा भीड़ के साथ बस में चढ़ तो गई, लेकिन बैठने के लिए उसे सीट नहीं मिली। उसने भीड़ से खचाखच भरी हुई बस से उतर जाना चाहा, यह सोचकर कि अगली बस से चलेंगी। लेकिन इससे पहले कि वो भीड़ को चीरकर उतर पाती, बस चल दी थी। अब उसे खड़े-खड़े ही सफ़र करना था। वैसे तो उसे बस में खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि अब तो उसको इसकी आदत हो चुकी थी। लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए उसे खड़े नहीं रहा जा रहा था। वो बैठना चाहती थी, लेकिन बस पूरी भरी हुई थी। भीड़ को देखकर रूपा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर वही हुआ जो वो नहीं चाहती थी। उसे ऐसा लगा कि अब मुझे उल्टी हो जाएगी। भरी बस में लोग मुझे उल्टी करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ये सवाल उसके मन को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी तरफ देखे या उसके ऊपर ध्यान दे। अगर उल्टी करते हुए लोगों ने देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन बस में बैठे लोग तो पहले से ही उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये लड़की कितनी बेचैन क्यों है, क्योंकि लोगों को तो उसकी खराब हालत का कुछ पता ही नहीं था। लोगों की नज़र तो बस उसके सफ़ेद दाग से भरे हुए चेहरे पर टिकी थी। उसका चेहरा सफ़ेद दाग से इतनी बुरी तरह से भरा हुआ था कि लोगों को उससे घिन आ रही थी। लेकिन फिर भी लोग उसे आंखें फाड़-फाड़ कर घूरे जा रहे थे, क्योंकि वो एक लड़की है और उसके पास देखने जैसा बहुत कुछ है। भले ही चेहरे पर सफ़ेद दाग हैं तो क्या हुआ? ये सफ़ेद दाग भी वैसे तो किसी-किसी को कहीं-कहीं एक आधा जगह हो जाता है, लेकिन रूपा का तो पूरा शरीर इतनी बुरी तरह सफ़ेद दागों से भरा हुआ था कि उसे देखकर भी उसे खुद से घिन आती थी। उसको देखकर ऐसे लगता था कि यह सफ़ेद दाग इसी तरह उसके पूरे शरीर पर होगा, जो अभी उसके कपड़े में ढके हुए हैं। लोगों की नज़र खुद से अंदाज़ा लगा रही थी कि अभी तो इस लड़की की उम्र भी कुछ 20 से ज़्यादा नहीं लग रही है। बेचारे की ज़िंदगी सफ़ेद दाग की वजह से बेकार हो गई। अब कौन करेगा इससे शादी वगैरह वगैरह। लोगों की सारी अटकलें सही थी। रूपा के पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग है और यही वजह है कि अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। वरना गरीब लड़कियों की शादी 20 बरस तक ना हो, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन रूपा को तो इस बात की थी कि वो कहीं आदमी के ऊपर उल्टी ना कर दे, इसलिए उसने बिल्कुल भी नहीं रहा गया और उसने बस के पिछले गेट के पास पहली सीट पर बैठे आदमी से बड़ी लाचारगी से आवाज़ से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप मुझे थोड़ी देर बैठने देंगे? उस सीट पर बैठे हुए आदमी ने उसे एक नज़र देखा और झट से खड़ा हो गया। वो आदमी को डर था कि कहीं उस लड़की से मेरा हाथ-वाथ ना छू जाए और कहीं इस लड़की के ढेर सारे सफ़ेद दाग मुझे भी ना लग जाएँ। वो आदमी सीट छोड़कर उठ गया, फिर रूपा सीट पर बैठ गई। फिर बैठते ही वो अगली सीट के हत्थे पर अपना सिर टिकाकर आगे की तरफ झुक गई। लोगों की नज़र अब उसकी गर्दन के पीछे और कमीज से बाहर दिख रही पीठ पर थी, जिसके ऊपर भी सफ़ेद दाग के कुछ धब्बे नज़र आ रहे थे। आमतौर होता तो ये है कि लड़की के शरीर पर सफ़ेद दाग बुरे लगते हैं, लेकिन रूपा के शरीर पर सफ़ेद दाग इतने ज़्यादा हैं कि उसके सफ़ेद दागों से ज़्यादा उसका अपना गहरे भूरे रंग का शरीर बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि उसके सफ़ेद शरीर पर ढेर सारे गहरे भूरे दाग हो गए हैं। रूपा ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। सीट पर बैठी और आगे की ओर सिर झुकाए हुए रूपा से अब नहीं रहा गया। उसने बस में उल्टी कर दी। अब क्या था, लोगों की नज़र और घिन तरीके से उसको देखने लगी। तब लोगों ने उसे कोसना शुरू कर दिया, अरे बस में उल्टी कर दी, तबीयत सही नहीं थी तो घर से निकली क्यों, वगैरह वगैरह की नसीहतें सुनाई देने लगी। उसके साथ की सीट पर अली नाम का आदमी बैठा था। अली अपनी ज़िंदगी लगभग जी चुका है। उसने अपनी ज़िंदगी में लगभग सब कुछ देख लिया है, नौकरी, पैसा, शादी, बच्चा, रिश्तेदार, दोस्त, यार, लेकिन यह सब कुछ वो बहुत पीछे छोड़ चुका है। उसको किसी भी चीज़ से तसल्ली नहीं मिली। नौकरी की तो थोड़े दिनों में नौकरी से ऊब गया। पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन पैसे से कभी मोह नहीं रहा। शादी हुई तो बीवी ऐसी मिली जो हमेशा उसके पैसों पर ऐश करना चाहती थी। उसने कभी अली को समझा ही नहीं और उससे भी तलाक हो गया। अब उसकी ज़िंदगी में जीने का कोई ख़ास मकसद नहीं बचा था और अब वो अपनी बेमकसद ज़िंदगी को ढोते हुए इधर-उधर भटकता रहता है। आज जब अली ने बस में अपने बगल में बैठी हुई लड़की को उल्टी करते हुए देखा और लोगों को उसे बुरी तरह झिड़कते हुए देखा, तो उसे बहुत बुरा लगा।
उसने अपनी पानी की बोतल उसे पकड़ाते हुए कहा, पानी पी लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। रूपा ने इस आदमी को हैरानी से देखा जो पूरी बस में अकेला एक ऐसा आदमी था जिसके उसके सफ़ेद दाग और उसकी बदसूरती से कोई हिचक नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि उसे उल्टी भी उसके बगल में ही कर दी थी। अली के चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट देखकर रूपा ने पानी की बोतल उसके हाथ से ले ली और बोतल अपने मुंह से थोड़ा सा ऊपर रखकर एक घूंट पानी पीना चाहा। लेकिन तभी ड्राइवर ने ब्रेक मारी और रूपा का हाथ हिल गया, जिससे बोतल का पानी उसके चेहरे और कपड़ों पर गिर गया। अली ने उसे मुंह पोंछने के लिए एक रुमाल देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुंह लगा के पी लीजिए। लोग आगे पीछे से सब कुछ देख रहे थे और जबकि रूपा को एक हमदर्द मिल गया था, लोगों को यह भी थोड़ा बुरा लगा। इतने में कंडक्टर भी टिकट काटते हुए पास आ गया था। उसने रूपा को बस में उल्टी करते हुए देखा तो बिगड़ गया। अरे ये क्या कर दिया, अब इसे साफ कौन करेगा। तभी अली ने रूपा के हाथ से पानी की बोतल वापस ली और बचे हुए पानी से रूपा की उल्टी बहा दी। कंडक्टर ने झेपते हुए कहा, साहब जब मैडम की तबीयत सही नहीं है तो बाहर लेकर क्यों घूम रहे हो, घर लेके जाओ इनको या किसी डॉक्टर को दिखाओ। यह सुनकर रूपा और अली ने एक दूसरे को हैरानी से देखकर कंडक्टर ने अनजाने में ही उनके बीच एक रिश्ता कायम कर दिया था। अली को भी ऐसा लगा जैसे उसे थोड़ी देर के लिए एक मकसद मिल गया है। लेकिन रूपा ये सोच रही थी कि क्या इस आदमी को अभी तक मेरे चेहरे के सफ़ेद दाग नहीं दिखे हैं, या फिर क्या ये आदमी जानबूझ के अंधा बन रहा है। फिर अली ने रूपा को बस से उतर चलने का इशारा किया, जिसे रूपा ने अपनी खराब हालत को देखते हुए बिना कुछ कहे सिर झुका के मान लिया। रूपा और करती भी क्या, पूरी बस में उसे एक ही आदमी मिला था जिसने उसे एक इंसान समझा था और उसकी खराब हालत को बिना कुछ कहे समझ गया था। अब दोनों बस से उतरकर सड़क पर खड़े हो गए थे। रूपा को समझ में नहीं आ रहा था कि अली से क्या कहे। उसकी झिझक को देखते हुए अली ने कहा, चलिए पहले किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। रूपा ने उसकी बात को बड़े गौर से सुना। क्या मतलब था इस बात का। रूपा अपने ही सवालों में उलझती जा रही थी, लेकिन अली उसके पास बिना किसी परेशानी के इस तरह खड़ा था जैसे वो उसके अपने ही परिवार का एक हिस्सा हो। इतना अपनापन तो उसके अपनी जिंदगी में आज तक पहले कभी नहीं देखा था। आखिर में जब उसे कुछ और समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तब उसने हाँ में सिर हिला दिया। अब डॉक्टर के पास जाते हुए रास्ते में दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी के एक दूसरे के सामने पोटली की तरह खोल कर रख दी, जिसके बाद दोनों को ही पता चला कि समाज ने दोनों को ही बहुत सा बुरा सलूक किया है। डॉक्टर के क्लिनिक से दवाई लेकर जब दोनों बाहर निकले, तब दोनों को समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या बात करें। क्या दोनों यह कहें कि अच्छा अब चलते हैं, उससे मिलकर अच्छा लगा, या कुछ और। लेकिन कुछ और क्या। दोनों सड़क पर खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे और पहले कौन बोले यह सोचते रहे। फिर जब अली को लगा कि शायद लड़की की झिझक रही है, कुछ नहीं बोलेगी, तब उसने ही कहा, अपना ख्याल रखिएगा। और इतना कहकर अली मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। लेकिन रूपा वहीं खड़ी रही। थोड़ी दूर चलने के बाद जब अली ने वापस पलटकर देखा तो रूपा वहीं खड़ी थी और पहले से ज्यादा उदास लग रही थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसे किसी ने तुरंत नहीं रोका तो वो अभी रो देगी। अली ने दूर से ही उसे ना रोने का इशारा किया और उसके कदम अपने आप रूपा की तरफ वापस मुड़ गए। अली को अपनी ओर वापस आते हुए देखकर रूपा से नहीं रहा गया और उसकी आंखों से भर भर आके आंसू बहे निकले। अली ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, पागल हो क्या। उसके इस सवाल का जवाब रूपा के पास नहीं था, लेकिन उसने अली का हाथ कस के पकड़ लिया और अपने आंसुओं की तेज धारा के साथ वो बिना शब्दों के ये कहना चाहती थी कि फिर कभी मुझे इस तरह सड़क पर अकेले छोड़कर मत जाना। अली ने अपने प्यार भरी आंखों से उसकी बात सुनी, फिर उसके कंधे पर अपनेपन से भरा हुआ हाथ रखते हुए उसी की तरह बिना शब्दों में कहा, चलो अब घर चलते हैं। अली पढ़ा लिखा था, वो जानता था कि सफ़ेद दाग मिटाना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने रूपा को अपनी जान पहचान के अच्छे डॉक्टर को दिखाया और भरोसा दिलाया कि तुम्हारा ये सारे सफ़ेद दाग एक दिन मिट जाएंगे और तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी कि लोग तुम्हारी खूबसूरती को पाने के लिए आह भरेंगे। रूपा को अली की इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन उसे अली की प्यार भरी हमदर्दी बहुत अच्छी लगी। अली को अपनी ज़िंदगी में अब एक मकसद मिल गया था और वो जी तोड़ मेहनत करके रूपा के सफ़ेद दाग मिटाने और उसे खूबसूरत बनाने में जुट गया था। इतने सालों की नौकरी में उसने पैसा बहुत कमाया था। उसने अपना सारा पैसा और सारा समय रूपा को खूबसूरत बनाने में लगा दिया। उसने रूपा को शहर की भीड़ से दूर एक हरियाली से भरी हुई एक जगह पर रखा जहाँ आसपास कोई दूसरा मकान नहीं था।
ताकि वो लोगों की नज़र से बचे रहे और उसे अपने बदसूरत होने का ज़रा भी एहसास ना हो। रूपा ने भी खुद को अब पूरी तरह अली के हवाले छोड़ दिया था। अली रूपा के शरीर से सफ़ेद दाग को मिटाने के लिए तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करता था। वो उसे तुलसी के पत्ते और नींबू का रस पिलाता था, विटामिन बी, फॉलिक एसिड और विटामिन सी की गोलियां खिलाया करता था। वो उसके सफ़ेद दाग और धब्बों पर नदी के किनारे पाई जाने वाली लाल मिट्टी से अदरक का रस मिलाकर लगाता था। उसके सफ़ेद दाग के धब्बों पर हल्दी और सरसों के तेल को मिलाकर बनाया हुआ लेप लगाता था। अली इतना कुछ कर रहा था कि रूपा के शरीर से सफ़ेद दाग मिटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस उनका रंग थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ था। फिर इस चाहत में कि जिस दिन मेरे सफ़ेद दाग मिट जाएंगे मैं उस दिन कैसी दिखूंगी, ये सोचकर रूपा ने एक दिन खुद को आईने में देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसके शरीर के सफ़ेद दाग कम होने की बजाय उल्टा बढ़ रहे थे। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने तुरंत उन सारी दवाइयों को टटोल डाला जो वो अब तक ले रही थी। उसने अपनी सारी रिपोर्ट्स भी देख डाली, लेकिन उसको कोई वजह हाथ नहीं लगी। अभी तक तो वो अली पर भरोसा कर रही थी। वो सोच में पड़ गई कि मेरे दाग तो कम हो नहीं रहे, उल्टा बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उसने सोचा कि आज रात में अली से कहूंगी कि हम किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी उसे अपनी रिपोर्ट के बीच एक खत मिला, जिसे पढ़कर रूपा के होश उड़ गए। उस खत में उसी डॉक्टर ने जो रूपा का इलाज कर रहा था अली को लिखा था, जैसा आप चाहते हैं रूपा के सफ़ेद दाग जल्दी ही उसके पूरे जिस्म में फैल जाएंगे। जैसा आप चाहते हैं पढ़कर रूपा को इतना बड़ा धक्का लगा जैसे कमरे की दीवारें और छत सब अचानक से रूपा के ऊपर आ गिरेंगी। भागती हुई रूपा फिर से आईने के सामने गई और उसने गौर से देखा। खत में लिखी बात बिल्कुल सही थी। उसके सफ़ेद दाग अब उसके शरीर के उन हिस्सों पर भी फैल चुके थे जहां पहले नहीं थे। उसने तुरंत इंटरनेट पर जाकर सफ़ेद दाग के बारे में पढ़ा और इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों को पढ़कर उसके दिमाग को और बड़ा सदमा पहुंचा। अब उसे पता चला कि अली उसका हर वो इलाज कर रहा था जिससे सफ़ेद दाग मिटते हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ वो रूपा को वह हर चीज़ खिला रहा था जो सफ़ेद दाग के रोगियों को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे कि वो उसे मछली खाने के तुरंत बाद दूध पिलाता है, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खिलाता है। रूपा सोचने लगी, लेकिन यह सब चीज़ें तो सफ़ेद दाग के रोगियों को मना है। रूपा को कुछ समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो अली मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकता है? उसने तो मेरे दाग मिटाने का वादा किया था, लेकिन वो तो डॉक्टर के साथ मिलकर मेरे दाग को और बढ़ा रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? तभी उसके दिमाग में एक बात आई। अली अपनी पहली बीवी को छोड़ चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो मुझे भी छोड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन अली मुझे क्यों छोड़ना चाहेगा, जबकि वो तो मेरे साथ बहुत खुश रहता है, मेरी इतनी देखभाल करता है। रूपा ने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आई। तब उसने अली को बिना बताए उसकी पहली बीवी जुलेखा का पता लगाया और उससे खुद जाकर मिली। वहाँ उसे जुलेखा ने बताया कि अली एक पारिवारिक जिंदगी के लिए नहीं बना है, उसे आज़ादी चाहिए हर चीज़ से। रिश्ते नातों को वो नहीं मानता, उसे रोज़ एक नई नई लड़की चाहिए, इसलिए तो उसने मुझे छोड़ दिया। पता नहीं तुम्हारे साथ अभी तक कैसे और क्यों रह रहा है। जुलेखा की बातों ने रूपा के दिल में आग पैदा कर दी। रूपा जुलेखा से मिलकर वापस आ गई। अली को रूपा के मन में कुछ हलचल मची हुई है, इसका अंदाज़ा तो हुआ, लेकिन उसके पूछने पर वो कुछ नहीं कह के टाल गई। अली अभी भी पूरी लगन से रूपा की सही वक्त पर दवाएं खिलाता था। जो चाहता था तो कोई नर्स रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रूपा ने महसूस किया कि अली उसके बढ़ते हुए दागों की वजह से बिल्कुल भी परेशान दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत जल्द ही ये सब दाग मिट जाएंगे। लेकिन रूपा को उसके दाग मिटते हुए कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब रूपा को इस बात का पक्का यकीन हो गया कि अली मेरे दाग मिटाना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहता है, ताकि एक दिन इन्हीं दागों को, बढ़े हुए दागों को अपना हथियार बनाकर वो मुझे छोड़ सकें और फिर मेरी ही तरह किसी और मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बना सके। अब रूपा अपने शरीर का कुछ नहीं कर सकती थी। सफ़ेद दाग उसके पूरे शरीर पर फैल चुका था। उसकी सफ़ेद चमड़ी इतनी चमकती कि अब उसे अपने आप से ही नफरत होने लगी और एक दिन उसने गुस्से में आकर घर का आईना भी तोड़ दिया ताकि उसे अपनी सफ़ेद चमड़ी दिखाई ना दे।
अली के पूछने पर उसने कहा, अच्छा हुआ टूट गया, मुझे लगता है अब इस घर में आईने की ज़रूरत नहीं है। अली को लगा कि इस वक्त रूपा गुस्से में है शायद, इसलिए उसने फिर कुछ और नहीं पूछा। फिर एक दिन किचन में काम करते हुए रूपा ने अली को डॉक्टर से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। अली डॉक्टर के साथ बड़ा खुश होकर बात कर रहा था। वो कह रहा था, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब दाग रूपा के पूरे शरीर पर फैल चुका है। इतना सुनते ही रूपा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने जलता हुआ कोयला डाल दिया हो। किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में जाते हुए उसने सुना कि अली हंसते हुए डॉक्टर से कह रहा था, बस एक हफ्ता और। रूपा समझ चुकी थी कि बस एक हफ्ते के बाद अली मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा, लेकिन उसके पहले वो कुछ कर देना चाहती थी, कुछ ऐसा जो अली को सबक सिखा सके कि किसी मासूम और भोली लड़की के जज्बातों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। रात को बिस्तर पर अली के साथ लेटे हुए रूपा बार बार छत को देख रही थी। अली ने उसका माथा चूमा और कहा, बस रूपा, एक हफ्ता और। रूपा ने अपना गुस्सा छिपाते हुए कहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम वो दिन नहीं देख पाओगे। क्यों? अली ने हंसते हुए पूछा। लेकिन तभी रूपा ने एक झटके के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ चादर के नीचे छिपाया हुआ चाकू अली के गले में उस जगह घुसा दिया जहां से आवाज निकलती है। अली को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो चाकू और अपनी गर्दन पकड़े हुए सीधा छत को देखते हुए एक तरफ गिर गया। तब रूपा ने बिस्तर से उतरकर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो मेरा शरीर क्यों खराब किया? मुझसे कह देते, मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती। तुमने औरतों को समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारी बीवी जुलेखा से मिल चुकी हूँ। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। तुम एक हफ्ते बाद मुझे छोड़कर फिर किसी मासूम लड़की को अपने जाल में फंसाने वाले थे ना? अली के गले से खून का फव्वारा बह रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन उसने रूपा की पूरी बात सुनी। वो रूपा की तरफ अपने खून से सने हाथ बढ़ाकर रुकते रुकते बस इतना कह पाया कि एक हफ्ते बाद अपने आप को आईने में देखना, और इतना कहकर उसने रूपा को एक और देखा, फिर अपनी आंख बंद कर ली। कुछ इस तरह जैसे वो जाते जाते रूपा को अपनी आंखों में भर के लेकर जाना चाहता हो। रूपा ने अली को अपनी आंखों के सामने तड़पकर मरते हुए देखा। अली के गले से बहता हुआ खून पूरे बिस्तर और कमरे में फैल चुका था। फिर रूपा ने अली की लाश को घर के पिछवाड़े की जमीन में गाड़ दी। चूंकि आसपास कोई रहता नहीं था, इसलिए किसी को कोई शक नहीं होने की गुंजाइश भी नहीं थी। फिर वो कमरे में से खून के धब्बे रगड़ रगड़ कर मिटाने लगी। उसके मन में अब एक तसल्ली थी कि मैंने अली को सबक सिखा दिया है। कुछ दिन बीतने के बाद उसे घर में राशन लाकर रखना था, क्योंकि अब तक घर के बाहर के सारे काम अली किया करता था। बाजार में पहुंचकर रूपा को अब एक आज़ादी महसूस हुई, लेकिन अब वो बाजार से गुजर रही थी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। कुछ लड़के और आदमी लोग उसे अपनी आंखें बड़ी कर कर के घूर रहे थे। रूपा को शक हुआ कहीं इन लोगों को अली के कत्ल के बारे में पता तो नहीं है। लेकिन तभी उसने पीछे से किसी को सीटी मारते हुए सुना और कोई कह रहा था, क्या खूबसूरत लड़की है यार, लगता है सीधे लंदन से आई है। इतना सुनते ही रूपा के कदम अपने आप तेज हो गए। वो जल्दी जल्दी घर वापस आई और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई, जो अली उसकी मर्जी के खिलाफ पहला आईना टूटने के बाद लाया था। रूपा ने आज बहुत दिनों के बाद आईना देखा था और आज उसे भी अपना चेहरा कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। उसके सफ़ेद दाग अब सफ़ेद की बजाय खून से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। वो सिर से पैर तक खूबसूरत लग रही थी। तब अचानक उसे अली की बात याद आई, जो उसने मरने से कहा था कि एक हफ्ते बाद खुद को आईने में देखना। अब उसे लगा क्या अली उस दिन कुछ और कहना चाहता था। वो जल्दी से भागती हुई उस कमरे में गई जहां उसकी सारी दवाइयां रखी हुई थी। उसने सब दवाइयों और तेल की शीशियों को इधर उधर हटाते हुए अपनी रिपोर्ट्स ढूंढने की कोशिश की, और फिर उसे अपनी रिपोर्ट्स के साथ एक और खत मिला जो उसी डॉक्टर ने लिखा था जो उसके सफ़ेद दाग का इलाज कर रहा था। रूपा ने खत को तुरंत खोलकर पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था कि अली, अब जबकि रूपा का सारा शरीर सफ़ेद दाग से फैल चुका है, अब हम अपना असली ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं।
ये दुनिया का पहला ऐसा केस होगा जिसमें सफ़ेद दाग को पहले बढ़ाकर पूरे शरीर पर फैलाकर फिर सफ़ेद दाग के रंग को इस्तेमाल करके किसी लड़की को इतना खूबसूरत बनाया जाएगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम रूपा को भी यह बता दो तो अच्छा रहे। बेचारी अपने बढ़ते हुए दागों को देखकर परेशान होती होगी। इतना पढ़कर रूपा को ऐसा लगा जैसे वे एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे अकेली खड़ी हो और अचानक से उसके देखते ही देखते वो पूरा पहाड़ उसके ऊपर आ गिरा हो। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई स्टोरी वॉइस।